नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 7 सितंबर 2021 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज वैसे तो देखो 3 इश्यूज हमें डिस्कस करने थे। एक तो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, ऑलरेडी हमने 2-3 आर्टिकल्स डिस्कस कर लिए हैं, तो 3-4 जो पॉइंट्स निकलते थे वो हमें डिस्कस करने थे। और फेडरलिज्म से संबंधित आर्टिकल है, ये तो हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। एक, चाइना क्यों इंटरेस्टेड है अफगानिस्तान में, और चाइना का BRI, ये भी इशू डिस्कस करने लायक हैं। बट सुबह जाना पड़ गया अर्जेंटली कहीं पर, तो ये जो 2 इश्यूज हैं ना, अच्छे से तैयार हो नहीं पाए। इनको हम कल या आगे जब भी टाइम मिलेगा तब डिस्कस करेंगे। आज हम ये फेडरलिज्म वाला जो इशू है वो डिस्कस कर पाएंगे। तो सॉरी, आज जो ये 2 इश्यूज रह गए हैं इनको हम कल या परसों डिस्कस कर लेंगे। एक आर्टिकल श्रीलंका से संबंधित, श्रीलंका में अभी इमरजेंसी चल रही है, तो ये इशू अभी तक हिंदू ने कवर नहीं किया है एडिटोरियल में। तो दूसरा अपना जो चैनल है ना सुमित वाला, उसमें हमने ये श्रीलंका वाला इशू डिटेल से डिस्कस किया है, तो आप ये इशू वहाँ से कवर कर लीजिएगा। अगर नहीं करना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, आगे जब हिंदू कवर करेगा तो हम ये श्रीलंका वाला इशू कवर कर लेंगे। तो अभी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल फेडरलिज्म से संबंधित है। आप GS पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक्स की बात कर लेते हैं। हमारे संविधान के आर्टिकल 246 में जो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं वो यूनियन और स्टेट्स के बीच में डिवाइड कर दी गई हैं 3 लिस्ट में, और इसके लिए 3 लिस्ट बनाई गई हैं, और कौन सी लिस्ट में कौन सा सब्जेक्ट आता है ये सब दिया हुआ है संविधान के 7th शेड्यूल में। तो जो यूनियन लिस्ट है उस लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट्स आते हैं वो देखो नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं। अभी यूनियन लिस्ट में आने वाले सब्जेक्ट्स की संख्या है 98। जब ओरिजिनली संविधान बना था तो टोटल सब्जेक्ट्स थे यूनियन लिस्ट में 97। डिफेंस, बैंकिंग, फॉरेन अफेयर्स, करेंसी, एटॉमिक एनर्जी, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, ये सब देखो नेशनल इंपॉर्टेंस के मैटर्स हैं, और इन पर कानून बनाया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा। और इसके लिए किसी भी स्टेट गवर्नमेंट से या फिर स्टेट लेजिस्लेचर से कोई कंसेंट लेने की आवश्यकता नहीं है। स्टेट लिस्ट की बात करें, स्टेट लिस्ट में देखो ओरिजिनली 66 सब्जेक्ट्स थे, लेकिन बाद में कुछ सब्जेक्ट्स कॉन्करेंट लिस्ट में ट्रांसफ़र कर दिए गए, और अब स्टेट लिस्ट में टोटल सब्जेक्ट्स आते हैं 59। स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स आते हैं वो देखो लोकल और रीजनल इंपॉर्टेंस के होते हैं, और इन पर स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा कानून बनाया जा सकता है बिना रोक टोक के। इसमें पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, एग्रीकल्चर, प्रिजन्स, लोकल गवर्नमेंट, फिशरीज, ये सब जो मैटर्स हैं वो आते हैं। लेकिन हमारे आर्टिकल में जिस पर फोकस है वो है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट देखो इसलिए बनाई गई थी, हमारे संविधान निर्माताओं को ये लगता था कुछ लॉज को लेके, कुछ कानूनों को लेके पूरे देश में यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। अब देखो ऐसा नहीं हो सकता ना कि हरियाणा में मर्डर की सज़ा फांसी है, और पंजाब में मर्डर की सज़ा उम्र कैद है, और दिल्ली में मर्डर की सज़ा 10 साल है। ऐसा नहीं हो सकता ना। तो कुछ लॉज को लेके यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए पूरे देश में, तो इसलिए कॉन्करेंट लिस्ट बनाई गई थी। कॉन्करेंट लिस्ट में जो मामले आते हैं, जो सब्जेक्ट्स आते हैं, उन पर देखो पार्लियामेंट के द्वारा भी कानून बनाया जा सकता है और स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा भी। अब आपके मन में आया होगा दोनों अलग अलग कानून बना दे तो फिर कौन सा कानून प्रिवेल होगा? जो कानून पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया है वो प्रिवेल होगा। और देखो वैसे स्टेट लेजिस्लेचर ऐसा कानून भी बना सकती है जो पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए कानून के अगेंस्ट हो, कॉन्ट्राडिक्ट करता हो, लेकिन उससे पहले स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट लेजिस्लेचर को कंसेंट लेनी होगी प्रेसिडेंट की। समझ गए? मैं फिर से बोलता हूं, देखो कॉन्करेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स आते हैं उन पर कोई भी कानून बना सकता है, पार्लियामेंट भी, स्टेट लेजिस्लेचर भी। लेकिन अगर दोनों में टकराव होता है तो फिर कानून प्रिवेल होगा पार्लियामेंट का, और स्टेट लेजिस्लेचर वैसे कानून वो बना सकता है जो पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए कानून के अगेंस्ट हो, लेकिन उससे पहले स्टेट लेजिस्लेचर को प्रेसिडेंट की एसेंट लेनी होगी। और कॉन्करेंट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट्स आते हैं? शुरू में देखो 47 थे, लेकिन 1976 में 42nd अमेंडमेंट के बाद 5 जो सब्जेक्ट्स हैं वो देखो स्टेट लिस्ट से ट्रांसफर कर दिए गए कॉन्करेंट लिस्ट में। ये 5 सब्जेक्ट्स कौन से? एजुकेशन, फॉरेस्ट, वेट्स एंड मेजर्स, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। तो अब कॉन्करेंट लिस्ट में टोटल सब्जेक्ट्स की संख्या है 52। तो ये हमने बात कर ली बेसिक्स की। अब देखो राइटर आर्टिकल में ये कहते हैं जो यूनियन गवर्नमेंट है
उसका हक है सीधा सीधा यूनियन लिस्ट में जो मैटर्स आते हैं उन पर कानून बनवाना पार्लियामेंट के थ्रू, और कॉन्करेंट लिस्ट में जो मामले आते हैं ना उन पर दोनों का हक है, यूनियन का भी स्टेट का भी। चलो ये बात ठीक है, संविधान में लिखा हुआ है अगर पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के बीच टकराव होता है किसी कानून को लेके तो पार्लियामेंट की चलेगी, पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया जो कानून है वो प्रिवेल होगा अगर वो मामला कॉन्करेंट लिस्ट से संबंधित है। लेकिन देखो एटलीस्ट फेडरलिज्म का तो ये प्रिंसिपल कहता है ना कि कॉन्करेंट लिस्ट में जो मामले आते हैं उन पर जब कानून बनाए यूनियन गवर्नमेंट तो स्टेट गवर्नमेंट से कंसल्ट करके बनाए कि भैया हम ये कानून बनाने जा रहे हैं, कॉन्करेंट लिस्ट का मैटर है, आपकी क्या राय है। कम से कम कंसल्ट तो करना चाहिए ना यूनियन गवर्नमेंट को। और उससे भी ज्यादा यूनियन गवर्नमेंट इनडायरेक्टली स्टेट लिस्ट में आने वाले मामलों पर भी कानून बनवा देती है। कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। राइटर का व्यू है जो ये 3 नए फार्म लॉज बने हैं ना, ये वैसे तो देखो स्टेट लिस्ट की एंट्री नंबर 14 के अंतर्गत आते हैं, तो स्टेट लेजिस्लेचर्स का काम था इन पर कानून बनाना। लेकिन यूनियन गवर्नमेंट ने हवाला दिया कॉन्करेंट लिस्ट की एंट्री नंबर 33 का, मतलब यूनियन गवर्नमेंट ने बोल दिया ये जो फार्म लॉज हैं ये कॉन्करेंट लिस्ट के एंट्री नंबर 33 पे आते हैं, इसलिए हम इन पर कानून बनवा सकते हैं पार्लियामेंट के थ्रू। तो यहां पर टकराव हो गया। वैसे देखो फार्म लॉज का एग्जाम्पल आप आंसर में बिल्कुल मत दीजिएगा, अब ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो चुका है, हमें नहीं पता जो एग्जामिनर हैं वो किस सोच के हैं, तो पोलराइजेशन काफ़ी ज़्यादा है। तो फार्म लॉज का एग्जाम्पल आप थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। इसके बाद एक और एग्जाम्पल दिया जाता है, ये आंसर में दिया जा सकता है मेजर पोर्ट्स अथॉरिटीज एक्ट 2021। ये देखो इसी साल पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया, लेकिन इस एक्ट का तो इवन जो बीजेपी रूल्ड स्टेट्स हैं वो भी विरोध कर रहे हैं। जैसे गोवा का एग्जांपल दिया जाता है, गोवा में अभी बीजेपी की सरकार है। गोवा का कहना है ये जो आपने एक्ट बनाया है ना मेजर पोर्ट्स अथॉरिटीज एक्ट 2021 है, ये गोवा के टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट, गोवा म्यूनिसिपैलिटीज एक्ट, गोवा पंचायती राज एक्ट और गोवा लैंड डेवलपमेंट एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन रेगुलेशन 2010 और गोवा लैंड रेवेन्यू कोड के अगेंस्ट हो जाएगा। मतलब लोकल जो लॉज है ना वो रिडेंडेंट हो जाएंगे आपके इस कानून के पास करने के बाद। और वैसे बात करें नॉन मेजर पोर्ट्स की, नॉन मेजर पोर्ट से संबंधित जो लेजिस्लेशन है, जो ये सब्जेक्ट है ना, ये कॉन्करेंट लिस्ट की एंट्री 31 के अंतर्गत आता है। और इंडियन पोर्ट्स एक्ट 1908 ये एक्ट डील करता है नॉन मेजर पोर्ट से। अभी देखो इस एक्ट के अंतर्गत जो हमारे देश में माइनर पोर्ट्स है ना उनका कंट्रोल, उनका रेगुलेशन स्टेट गवर्नमेंट्स के पास है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को ये बर्दाश्त नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट एक नया ड्राफ्ट इंडियन पोर्ट्स बिल 2021 लेके आई है, इसके अनुसार स्टेटस को अब चेंज हो जाएगा। तो ये जो छोटे छोटे पोर्ट्स है ना इनको रेगुलेट करने की जो पावर है, इनको डेवलप करने की, रेगुलेट करने की, प्लान करने की जो पावर है वो मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के पास आ जाएगी। और ये जो काउंसिल है इसको कंट्रोल किया जाएगा यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा। इसी वजह से जो कोस्टल स्टेट्स हैं जैसे उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, ये इस बिल का विरोध कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि भैया अभी तक जो ये नॉन मेजर पोर्ट्स है ना इनको स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा था, अब सीधा सीधा पावर जो है आप हमसे छीन रहे हो, ये फेडरलिज्म के अगेंस्ट है। उसी प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित भी स्टेटस को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चेंज किया जा रहा है। इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020 आया। अब इसमें जो सब्जेक्ट है वो कॉन्करेंट लिस्ट की एंट्री 38 में आता है। इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर को रेगुलेट करने की जो पावर है ना अभी तक स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के पास होती है। अब इस कमीशन में जो लोग होते हैं उनको स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। बट यूनियन गवर्नमेंट नए बिल के अकॉर्डिंग क्या करने वाली है, जो ये स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है ना इसमें जो मेंबर्स होंगे उनको स्टेट गवर्नमेंट नहीं अपॉइंट करेगी, उनको अपॉइंट किया जाएगा एक कमीशन के द्वारा, एक कमेटी के द्वारा, नेशनल सिलेक्शन कमेटी के द्वारा। और इस नेशनल सिलेक्शन कमेटी में जो मेंबर्स होंगे उनको नॉमिनेट किया जाएगा यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा। अब देखो इस कमेटी में जब यूनियन गवर्नमेंट के मेंबर्स होंगे तो ये कमेटी यूनियन गवर्नमेंट के लोगों को ही अपॉइंट करेगी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन में, SERC में। तो फिर स्टेट गवर्नमेंट की पावर तो चली गई ना SERC में मेंबर्स को नॉमिनेट करने की, वो पावर इनडायरेक्टली यूनियन गवर्नमेंट के पास आ गई। तो ये पावर भी चली गई
स्टेट गवर्नमेंट से, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट्स विरोध कर रही हैं इस इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020 का। वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला, ये जो स्टेट्स हैं ना, खास करके अपोजिशन वाले स्टेट्स, उन्होंने इस बिल का विरोध किया है। तो ये हमने कुछ एग्जाम्पल्स समझे कि कैसे यूनियन गवर्नमेंट जो है वो उन सब्जेक्ट्स पर भी कानून बना देती है जो स्टेट लिस्ट में आते हैं, या फिर कॉन्करेंट लिस्ट में जब बनाती है तो फिर स्टेट गवर्नमेंट से कंसल्ट नहीं किया जाता, जबकि कंसल्ट करना चाहिए जब कॉन्करेंट लिस्ट पर यूनियन गवर्नमेंट कानून बनवाए पार्लियामेंट के थ्रू। क्योंकि देखो, कॉन्करेंट लिस्ट में जो मामले आते हैं ना, वो कॉमन इंटरेस्ट के हैं, उनमें यूनियन का भी इंटरेस्ट है, स्टेट का भी इंटरेस्ट है। सरकारिया कमीशन ने यह रिकमेंड भी किया था कि जब कॉन्करेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स आते हैं उन पर कानून बने तो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए स्टेट और सेंटर के बीच में, म्यूचुअल कंसल्टेशन होनी चाहिए। लेकिन यूनियन गवर्नमेंट यूनिलेटरली कानून बनवा लेती है उन सब्जेक्ट्स पर, इसलिए टकराव हो रहा है। वैसे एक दूसरा कमीशन है नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे वेंकटचलिया कमीशन भी कहा जाता है। इस कमीशन ने भी यही रिकमेंड किया था कि कॉन्करेंट लिस्ट में जो मामले आते हैं ना, उन पे यूनियन गवर्नमेंट कंसल्ट करे इंडिविजुअली भी, और आर्टिकल 263 के तहत जो इंटर स्टेट काउंसिल इस्टेब्लिश की गई है ना, उस काउंसिल के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके कलेक्टिव कंसल्टेशन भी करें। लास्ट में कंक्लूजन में राइटर ये बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने SR बोमई वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस में ये कहा था, ऐसा नहीं है कि देखो यूनियन गवर्नमेंट जो है उसका सिर्फ पार्ट है स्टेट गवर्नमेंट, नहीं, स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट से पावर नहीं लेती हैं। संविधान ने स्टेट गवर्नमेंट्स को अलग से पावर दी है, यूनियन गवर्नमेंट को अलग से पावर दी है, और 73rd 74th अमेंडमेंट के बाद तो जो पंचायती राज बॉडीज हैं उनको भी अलग से पावर दी हैं। तो फिर यूनियन गवर्नमेंट को पावर नहीं हड़पनी चाहिए स्टेट गवर्नमेंट की, और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करना चाहिए यूनियन गवर्नमेंट को भी। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कैसे प्रमोट होगा? प्रॉपर कंसल्टेशन और डायलॉग से। अगर यूनियन गवर्नमेंट इस प्रकार से कॉन्करेंट लिस्ट में आने वाले मामलों पर यूनिलेटरल लेजिस्लेशन बना लेगी बिना कंसल्ट किए, बिना स्टेट्स को कॉन्फिडेंस में लिए, तो स्टेट गवर्नमेंट्स जो है वो विरोध करेंगी और देश में इंस्टेबिलिटी आ सकती है। तो ये हमने पूरा इशू डिस्कस किया फेडरलिज्म से संबंधित। तो आज हम एक ही इशू डिस्कस कर पाएंगे और बाकी बचे हुए जो इश्यूज हैं वो हम आगे नेक्स्ट अपकमिंग डेज में डिस्कस करेंगे। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।